जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 13 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हर एक न्यूज डिटेल में कवर करवाई जाती है। प्लस यूपीपीसीएस में सिलेक्शन के लिए टॉप नंबर 1 चैनल है ज्ञान सर का पेड कोर्स है, इसको जरूर आप ज्वाइन करें इस दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके। और यहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेकर आपके सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। प्लस ओनली करंट अफेयर्स नाम से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है। प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से इंस्टाग्राम का पेज है जिसको जरूर आप ज्वाइन करें। यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के टॉपिक्स कौन से जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विनेश फोगट जी का केस आपको ऑलरेडी गाइस पता है, काफी न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था, डिस्क्वालिफिकेशन का केस था। नेक्स्ट आरबीआई का लेटेस्ट कदम जो है वो क्या है और क्या पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, शहरी विकास के बारे में, और टीओडी इनिशिएटिव क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बैड बैंक का इनिशिएटिव आपको ऑलरेडी पता है, जो बैंक एनपीए हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिन बैंक में सबसे ज्यादा होते हैं वो बैड बैंक्स कहलाते हैं, और इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगेन इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी आज की डेट में इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और जीएसटी को लेकर डिबेट है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लिखने वाली, नोट्स बनाने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा, बस वही आपको नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन रेसलर है विनेश फोगट जी, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर बहुत होप लगाई गई थी कि इनको जो है वो मेडल जो है वो मिलेगा, राइट। और यहां पर हुआ ये कि वेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करने के कारण जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गई, और ये कंपटीशन के सेकंड दिन पे हम लोग को जो है वो देखने को मिला। फोगट जो है जिन्होंने स्विच कर लिया था 50 केजी वेट कैटेगरी में 53 केजी से, और स्ट्रगल जो है वो किया था कि वेट कटिंग प्रोसेस में, यानी कि बहुत डिमांड जो है वो करी थी, स्ट्रगल किया था, प्रयास किया था कि उनको जो है वो इस वेट की कैटेगरी में जो है वो रख दिया जाए, बट ये रखा गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब ये है क्या, पूरा सिनेरियो आप समझिए। देखिए रेसलिंग में क्या होता है, वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये वेट कटिंग क्या है पहले ये आपको समझना है। तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एथलीट जो है वो वेट जो है वो लूज करते हैं बहुत तेजी से कंपटीशन से पहले अपने आप को फिट रखने के लिए, और एक स्पेसिफिक वेट कैटेगरी में आने के लिए। यानी कि एक कैटेगरी होती है हर एक वेट कैटेगरी, तो उस वेट कैटेगरी में उनको आना है तो उनको फटाक से अपने आप को जो है वो स्विच करना पड़ता है उस वेट में। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये सभी एथलीट जो है वो करते हैं, राइट। कंपटीशन से पहले अब उनका कैटेगरी क्या है, उनका स्लैब क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने वेट को जो है वो लेकर आते हैं। और वेट इन प्रोसीजर ओलंपिक्स में क्या है, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो रूल्स है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू का रूल्स है, उसके तहत रेसलर जो है उनको मॉर्निंग वाले दिन यानी कि जिस दिन कंपटीशन है उस दिन सुबह जो है वो अपना वेट करना पड़ता है, यानी कि वेट लेना पड़ता है। और ओलंपिक्स रेसलिंग में जिसके अंदर 2 दिन की रेसलिंग की प्रोसेस होती है, तो एथलीट्स को जो है वो दोनों दिन ही अपने वेट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करके दिखानी होती है। डे 1 के दिन रेसलर जो है उनको मल्टीपल टाइम्स जो है वो 30 मिनट के विंडोज में जो है वो वेट लिया जाता है उनका। वेयर एज डे 2 के अंदर उनके पास 15 मिनट का जो है वो टाइम होता है अपनी वेट लिमिट को जो है वो सेट करने के लिए, मीट अप करने के लिए। अब चैलेंजेस जो फोगट ने फेस किया वो क्या था, अब ये बात समझिए आप। फोगट जिनका यूजुअली वेट जो था वो 55 से 56 केजी का था, और इनको 50 केजी तक लाना था कंपटीशन के लिए। और भाई देखो 5-6 किलो रिड्यूस करना बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेशली उनकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी लीन थी, राइट, और बहुत ही कम फैट था उनके पास लूज करने के लिए, तो इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया था। और ये जो एक्सट्रीम मेथड जो था उन्होंने जो यूज किया, जिसमें डिहाइड्रेशन शामिल था, इंटेंस एक्सरसाइज शामिल थी, जिसके कारण उनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हुआ, राइट। हाउएवर ये वेट लॉस जो था वो टेम्पररी था, और इसमें मतलब दोबारा से रीगेन हो जाता है। जैसे आप जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो एकदम से वेट लॉस होता है ना, फिर एकदम से जितनी जल्दी वेट लॉस होगा उतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि फैट तो रिड्यूस हुआ नहीं, ये बॉडी डिहाइड्रेट हुई है और बॉडी का पानी जो है वो रिड्यूस हुआ। अब कंट्रोवर्सी इस चीज जो है वो क्या थी और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह क्या थी, तो फोगट ने सक्सेसफुली फिर से गेन कर लिया वेट पहले दिन, बट फेल कर गई अपनी 50 केजी लिमिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दूसरे दिन। तो कंपटीशन के सेकंड डे पर ये डिस्क्वालीफाई हुई थी। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के रूल्स के अकॉर्डिंग एक एथलीट जो है उनको दोनों ही दिन, जैसे मैंने भी आपको बताया, अपनी कंपटीशन के दोनों दिन ही अपनी वेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना रहता है। जैसे ही उन्होंने डे 1 पर वेट गेन किया, तो फोगट जो है उनको डे 2 पर भी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी, राइट। तो डे 1 तो उनके लिए ठीक था, बट डे 2 के लिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाई और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इंजरी और वेट एंड एक्सेप्शन, अब देखो क्या होता है कि कई बार कोई एक एथलीट है, वो उसको पहले दिन जो है वो कोई चोट लग गई,
तो उसको दूसरे दिन जो है वो वेट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट? ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। बट हाँ, उसी दिन अगर उसकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाती है, तो फिर उसको दूसरे दिन जो है उसका वेट चेक किया जाता है। अब फोगट के केस में जो है वो इंजर्ड हुई थी डे 1 पर, बट शी वुड हैव केप्ट हर रिजल्ट एंड पोटेंशियली मतलब सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल। तो उनको सिल्वर मेडल जो है वो मिल गया था। एनीवेज, तो अब अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इस बीच में आपको जो है बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखो, कई बार कुछ केसेस में हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, जैसे अभी सोशल मीडिया में हाइप हो गया था फोगट फोगट जी को लेकर, है ना? कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। भाई देखो यार, हर एक चीज के नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। करेक्ट? आप जैसे आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले, तो आप नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो चलोगे, और यही चीज आपसे डिमांड की जाती है। कॉमन मैन जो होता है वो ये सब चीजें सोचता नहीं है। भाई रूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। भाई कोई भी अगर कंपटीशन है, उसके रूल्स है, उसके कुछ क्राइटेरियाज है। अगर आप उसके रूल्स और उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिस्क्वालीफाई होगे ना। तो इसमें हाइप क्रिएट करने की क्या जरूरत है? राइट? वो रूल्स था, नियम था, नियम जो है वो कम फुलफिल नहीं हो पाया। अब नियम थोड़ा ना चेंज करेंगे, नियम तो सभी के लिए एक जैसा होता है ना। जैसे ये एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, पेपर सभी के लिए सेम आएगा। जो जितनी मेहनत करेगा उस अकॉर्डिंग जो है वो उसको वो लिखने को मतलब उसको रिजल्ट मिलेगा। या फिर इस पेपर के अंदर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको फुलफिल जो है वो करना है। एज लिमिट, राइट? बहुत सारी चीजें, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। ऐसा तो नहीं कि भाई आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, आप फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के, और आप बोलो कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, भाई हमारी तो तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें एग्जाम देने क्यों नहीं दिया रहा? गलत है ना भाई। कुछ रूल्स रेगुलेशंस चीजें होती है, नियम होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो फॉलो करना जरूरी है। और यही चीज आप मेंशन करेंगे अपने मेंस के अंदर भी, अगर इस प्रकार की कभी कोई चीज आती है तो। कॉमन मैन एक हाइप क्रिएट जो है वो कर देते हैं, बिकॉज वो इमोशनली चीजों को सोचते हैं, बट आप टेक्निकली चीजों को सोचोगे जब भी। तो यही तो डिफरेंस है आपके बीच में और कॉमन मैन के बीच में। यस। तो 2017 से पहले ओलंपिक रेसलिंग कॉम्पिटिशन जो थे वो कंडक्ट किए जाते थे एक ही दिन। अब एक दिन किए जा रहे, तो एक ही दिन वेट की रिक्वायरमेंट जो है वो ली जाएगी। और यूडब्ल्यूडी ने चेंज कर दिया, 2 दिन का फॉर्मेट जो है वो लेकर आ गए, जिसमें फेयरनेस रहे और एथलीट की सेफ्टी पर भी जो है वो ध्यान दिया जाए। अब ये चेंज जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक्सट्रीम वेट लॉस जो एथलीट्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको कम करना, और जिससे कि उनकी कई बार परफॉर्मेंस और उनकी हेल्थ बुरी तरह से इंपैक्ट होती है। अब वेट जो है वो डे 1 के बाद क्यों इंक्रीज हुआ था, तो मैंने आपको बताया ना कि इनका वेट जो ये बहुत तेजी से लूज करते हैं, ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है। बॉडी से पानी जो है वो रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जो है वो बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट पर आती है, तो वेट तो इंक्रीज हो ही जाएगा, है ना? तो रिहाइड्रेशन जो होता है वो एनर्जी को दोबारा से रिस्टोर करता है, स्ट्रेंथ करता है बॉडी को, और जब स्ट्रेंथ करेगा, रिस्टोर करेगा एनर्जी को, तो वेट में फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है। कुछ रेसलर जो है वो यूज करते हैं वेट कटिंग स्ट्रेटेजी गेन करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। और इसमें वो एकदम से कंपटीशन में एंटर करते हैं हायर वेट के साथ, और अपनी पावर जो है वो एनहेंस कर देते हैं। हाउएवर ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत केयरफुली मैनेज करके रखनी पड़ती है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं परफॉर्मेंस के दौरान। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, डाइट वगैरह ये सब चीजें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, आरबीआई ने, अब देखो ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक। मुझे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें? देखो यार, इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको एनसीईआरटी से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है, बस। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की जितनी भी चीजें, 90% से ज्यादा चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर करंट अफेयर से ही आएंगी और आती हैं। एक इकोनॉमिक्स हुआ, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर से लिंक्ड होता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको जब इस प्रकार की न्यूज आ रही है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ अपडेट्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल और डिजिटल लैंडिंग सेक्टर को। मतलब कि जो लोन्स वगैरह होते हैं ना, एप्लीकेशंस वगैरह जो लोन्स प्रोवाइड कराती है, एनबीएफसी जो लोन्स प्रोवाइड कराती है, राइट, एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वो अफेक्ट हो रहा है अब। और ये 50th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस दौरान ये डिसीजन लिया गया। इस अपडेट के अंदर बोला गया कि नए कदम उठाए जाएंगे इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्स को रोकने के लिए। बहुत शानदार चीज की जा रही है इसका। मतलब अब ये देखो, ये क्या है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो अभी कुछ दिनों पहले भी मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा था कि आपके पास कोई लिंक आएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, अननेसेसरली आपके अकाउंट में जो है पैसे जो है वो डाले जाएंगे, फिर आपसे जो है वसूली जो है वो की जाएगी हायर अमाउंट की। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे ये वाली चीज मैंने बहुत पहले भी जो है एक बार रिपोर्ट करी थी कि 2-3 महीने पहले, राइट, कि मतलब एक एडवर्टीजमेंट आया, किसी सोशल मीडिया पे था, इंस्टा पे था या फेसबुक पे था, आई डोंट नो। तो वहां पर एक एडवर्टीजमेंट आया कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है वो लोन मिल रहा है। तो मैंने उस लिंक पे जो है वो क्लिक किया था, एंड उसके बाद अपनी डिटेल्स वगैरह दी, वही पैन कार्ड वगैरह ये सब चीजें।
देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने जो कमिट किया था एग्जांपल के तौर पर कि 60,000 रुपए उन्होंने कमिट किए, तो मेरे अकाउंट में जो है आ रहा है 45,000, राइट? अब जब ये वसूली करेंगे तो ये पूरे 60,000 की करेंगे, और वो भी कितने दिन का पीरियड, एक हफ्ते का। मतलब आप एक हफ्ते में 15,000 रुपए उनको एक्स्ट्रा दोगे, मतलब ये सिनेरियो रहता है उनका। मतलब पहले आपको चीज कुछ और बताते हैं, फिर उसके बाद फिर वसूली करते हैं, और वसूली में फिर आपको धमकियां दी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह को उल्टी सीधी चीजें जो है भेजी जाती हैं। तो ऐसी चीजें जो मार्केट में हो रही है, अब कॉमन मैन जो होता है वो तो बेचारा घबरा जाता है, राइट? वो सोचता है कि अरे यार छोड़ो, गलती हो गई, पैसे भाई दो, खत्म करो। अब अपन जैसे टेढ़े आदमी घबराते नहीं है, बोलते हैं कि कर भाई जो तुझे करना है, तेरे खिलाफ तो कंप्लेन की जाएगी। और मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि उसका जो अमाउंट जो था, जो मेरे पास आया था, वो मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा भाई जो अमाउंट मेरे पास आया वो तू वापस ले ले यार, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इस अमाउंट की, तूने क्यों भेजा? तो ऐसी आजकल बहुत इलीगल चीजें हो रही है। कई बार फोन लगा के जो है बोला जाता है कि एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड करिए, इसमें आपको जो है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन जो है मिल जाएगा। आपने जहां एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उनके पास आपके बैंक अकाउंट से जो ओटीपी आएंगे वो उनको प्राप्त हो जाएंगे, उनको मिलेंगे, उनको एक्सेस होगा एप्लीकेशन के थ्रू, और फ्रॉड होगा। तो इस प्रकार के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें क्लाइंट को जो है वो पूरी चीजें, आधी अधूरी चीजें बताई जाती है, फिर क्लाइंट को ब्लैकमेल जो है वो किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को रही है। इन सब चीजों को रोकने के लिए बहुत बढ़िया कदम आरबीआई की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो उठाया जा रहा है, जो बहुत ही मतलब पॉजिटिव चीज हम लोग को देखने को मिल रही है हमारी कंट्री के अंदर, स्पेशली जहां पर डिजिटल इलिटरेसी काफी ज्यादा है, और माइंडसेट लोगों का जो है वो बेचारा घबराने वाला। इवन पता है आपको, 2-3 केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि लोगों ने पूरे परिवार को अपना खत्म कर लिया इस इशू के कारण। सिर्फ इस इशू के कारण, जो मैं अभी आपको इशू बता रहा था कि ऐसे इस प्रकार की कंपनियां फ्रॉड करती हैं, काफी केसेस ऐसे आए हैं। 2 केसेस तो मैंने खुद पर्सनली जो है वो अपने आंखों के सामने सुने, मतलब देखे हैं, सुने हैं। तो सोचिए आप कि लोगों ने अपना पूरा परिवार मार डाला सिर्फ इस कारण। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति धमकी दे रहा था कि वो उसके परिवार में सभी परिजनों को जो है उसकी मतलब फोटो मॉर्फिंग करके, मतलब उसकी फेस को हटाकर दूसरे के फेस किसी को जो है वो लगा के गंदी फोटो जो है वो करेगा अगर पैसे नहीं दिए तो। अब सामने वाला गरीब व्यक्ति, उसके पास पैसे है ही नहीं, वो कहां से देगा यार? तुमने एक हफ्ते में उससे जो है वो न जाने मतलब उतना अमाउंट वसूल लिया जो उसकी बेचारी की पूरे महीने की कमाई नहीं थी। तो कहां से लाके देगा? वो ऑलरेडी परेशान था, इसलिए वो लोन के लिए ढूंढ रहा था। तो इस तरीके के टॉर्चर के कारण लोग जो है उन्होंने आत्महत्या तक करी है। अब अच्छा सवाल ये उठता है कि सर अब सोल्यूशन तो बताओ, अगर कोई फंस जाता है तो वो कैसे ठीक हो? देखो यार, मैं फंसा था, मैंने सिंपल सी चीज करी थी, साइबर क्राइम रिपोर्ट और डायल 100 पे रिपोर्ट। तो आपके साथ अगर कोई घटना घटी है, आपको तुरंत सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी है, कहां पर? ऑन रिकॉर्ड कॉल पे। किसको? डायल 100 या 112, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैंने डायल 100 पे जो है वो खबर जो है वो दे दी थी। क्यों? वहां पर आपका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो जाता है कि भाई इस दिन इस समय पर ये घटना हुई और आपने सबसे पहले रिकॉर्ड करवा दी। उससे क्या रहता है, यू आर सिक्योर्ड कि भाई आप गलत नहीं हो। भाई मैं गलत नहीं था, तो मैंने तुरंत रिपोर्ट जो है वो करी। फिर जब वहां से अब धमकी आती तो यहां से आप धमकी दे दो, क्लियरली एक ही चीज बोलो कि भाई हमने साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर दी है, अब योर योर कॉल इज अंडर सर्वेलांस, योर सिस्टम इज अंडर सर्वेलांस। बस इतना करने के बाद वो बंदा फिर आपसे कांटेक्ट करेगा नहीं, और आप उसको ब्लॉक कर दो। एक दो बार करने की कोशिश करेगा डराने की, बट हर बार यही बोलो कि भाई मैंने कंप्लेन कर दी है, पुलिस ने मना किया बात करने के लिए। पुलिस खुद मना कर देती है कि बात नहीं करना, ब्लॉक करिए। अब ये लोग जो है फिर उसको परेशान क्यों नहीं करते, उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। 2 वजह है। पहली वजह एक तो ये है कि अब ये लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं डर है पकड़े जाने का। दूसरा, चलो पकड़े नहीं भी जाते तो इनको ये डर रहता है कहीं ना कहीं कि डिवाइस इनका जो है वो ट्रैक ना हो जाए। अब भाई किसी से कोई व्यक्ति जो है वसूल रहा है 10,000 20,000 रुपए, उसके चक्कर में अपने डिवाइस को भी तो वो लॉस पे लेकर जाएगा, वहां से वो पैसा भी नहीं आया और डिवाइस भी उनका चला गया या ट्रैक पे आ गया, तो फंस जाएंगे ना ये लोग। तो इसलिए फिर ये दोबारा से छेड़ते नहीं किसी व्यक्ति को, जो उनको बोल देता है कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हारी, और कोई जरूरत नहीं। वहां से इन लोग गाली बकेंगे, तो वो बोलते हैं ना कि सामने वाला अगर आपको गाली बक रहा है और आप भी गाली बक रहे हो, तो आपकी और उसमें क्या डिफरेंस है? आपको शांत रहना है, स्मार्टली खेलना है। आप कोई सब्जी वाले से थोड़ा बाहर जाके लड़ोगे यार, किसी दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा लड़ोगे। आप आने वाले समय के अधिकारी हो, आपको प्रोफेशनली खेलना है, लीगली खेलना है। जब सामने वाला कोई गाली बकता है तो फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो, और मुस्कुराओ, बोलो कीप इट अप, गो अहेड, क्योंकि आप उसकी नीचता पे नहीं गिर सकते हो ना। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज है। अब आरबीआई ने क्या करा, अब अपन उस चीज को जो है वो समझते हैं। तो डिजिटल लैंडिंग एप्स रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है यार? रिपोजिटरी का मतलब सिंपल सी चीज, चाहो तो यहां पर लिख लो, लिखना चाहो तो। रिपोजिटरी का मतलब एक भंडार, लिस्ट। सबसे पहले तो लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो एस्टैब्लिश करेंगे पब्लिक रिपोजिटरी फॉर डिजिटल लैंडिंग एप्स। एक लिस्ट जो है बनाई जाएगी कि हाँ ये डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो।
और जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा यूज की जाती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कस्टमर वहां पर एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन जो है वो रेगुलेटेड एंटिटी है कि नहीं, पता लगे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। डेटा जो है वो इस रिपोजिटरी से सबमिट जो है वो किए जाएंगे किसके द्वारा, डायरेक्टली आरई के द्वारा, राइट, रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कभी नोटिस करी है, ये घटना जो है वो मैंने आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले अपनी बताई थी, और अब ये सब एक्शंस जो है वो आ रहे हैं अभी अभी। ये घटना तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत समय से हो रही है, 2-3 सालों से हो रही है, राइट, बट ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, एनीवेज, यू विल गोइंग टू फाइंड मच मोर थिंग अबाउट मी लेटर। तो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाता है, तब ऐसे कदम जो है वो उठाए जाते हैं। ये खुद देखो, आप यकीन नहीं आ रहा तो आप जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने ये घटना ऑलमोस्ट 15 दिन पहले बता दी थी कि इस तरीके का इशू चल रहा है, और उससे पहले भी एक बार और घटना मैंने 1 महीने के अराउंड जो है वो रिपोर्ट जो है वो करी थी। तो सोचो आप, क्या होता है कि एक्शंस लिए, बात वही है ना, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी अपने यहाँ। कॉमन मैन भड़बड़ाता रह जाता है, उसकी बातों पर तवज्जो कोई नहीं देता, और जहां कहीं से पावरफुल फोन कॉल जाता है या पावरफुल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तब एक्शंस लेने पर काम किया जाता है। एनीवेज, अपना काम है भाई प्रेशर ग्रुप की तरह ऑपरेट करना। पता है ना आपको प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटी में पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पर्पस और बेनिफिट्स हम लोग को क्या देखने को मिलता है। अब आप भाई देखो, सिंपल सी चीज है यार, कस्टमर जो है उनको पता लगेगा कि भाई आरबीआई की ये लिस्ट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, आम आदमी तक इस न्यूज से रिलेटेड भी अवेयरनेस नहीं है। फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ? उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, बहुत सिंपल सी, मल्टीपल टाइम्स लोगों को अवेयर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई नया फोन आता है, सभी को पता लग जाता है, हर एक आदमी को, क्यों? एडवर्टीजमेंट। तो इन सब नोटिसेस का भी एडवर्टीजमेंट जोरों शोरों से होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी अच्छे अवेयरनेस वाले एड्स क्रिएट होने चाहिए, तब जाकर तो लोग बचेंगे। क्योंकि आपको पता है डिजिटली, आज डिजिटल इलिटरेसी हमारे यहाँ पर, तो लोग कितने ज्यादा फंस रहे हैं। हर जगह सर्कुलेट करो व्हाट्सएप पे, और सरकार के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। भाई सरकार के लिए, जब सरकार अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए सबको फोन लगा सकती है कि हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों, है ना, तो ऐसा हो जाता है, फोन कॉल्स आ जाते हैं। तो जब फोन कॉल्स आते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप पर वीडियो नहीं आ सकता अवेयरनेस का? बिल्कुल आ सकता है। तो क्यों नहीं किया जा रहा? करना चाहिए इस पर। आप ये चीज मेंशन करेंगे अपने आंसर के सपोर्ट में। तो देखो, ये रिपोजिटरी हेल्प करेगी, राइट, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई कौन सी एप्लीकेशन लीगल है, कौन सी इलीगल है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। और करंट कंसर्न यही है, देखो आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने रिवील किया कि अप्रोक्सीमेटली 1100 एप्लीकेशन में से 600 एप्लीकेशन इंडियन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो अवेलेबल है वो इलीगल है। और ये एप्लीकेशन के नंबर्स लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा इससे पहले आरबीआई की गाइडलाइन जो डिजिटल लैंडिंग को लेकर इशू हुई थी सितंबर 2022 में, इन्होंने भी ये बोला डेटा प्राइवेसी का, क्योंकि भाई मेरा तो डेटा गया था। ये बात तो मैं अपनी पर्सन में, तो कि मैं खुद शिकार बना था ना इसका, इस इशू का। तो इसलिए मैं आपको जो है अपनी चीजें बताता हूँ। और देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको करंट न्यूज के साथ जो रियलिटी में जो चीज चल रही है उसको मिक्स करके बताना है, जिससे कि आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आए। तो डेटा प्राइवेसी का इशू, भाई मेरे पूरे कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास सालों के बाद चले गए थे। और ये लोग बहुत ऐसे शाणे होते हैं, ये लोग बताओ किन लोग को टारगेट करते हैं। ये टारगेट करते हैं जैसे आपके फोन में नंबर सेव्ड है, मम्मी, भाभी, दीदी, है ना, ये उनको टारगेट करते हैं, जिससे कि आप जो हो वो थोड़ा सा वो हो जाओ कि अरे यार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल सदस्य के पास आपका अगर कुछ इस प्रकार की इमेज जो है वो पहुंचेगी तो आपको थोड़ा सा संकोच जो है फील होगा। यस, ये कॉमन मैन सोचता है। ये आप लोग की और मेरे सोचने वाली बात नहीं, अपन लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अपन सोचते हैं कर, गलत किया है तो उड़ा दे, कर ले जो करना है, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड वियर करो अपने ऊपर, ये एटीट्यूड पहन के चलना है आप लोगों को भी, कि आपकी गलती नहीं है तो चार लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। ये पूरी हमारी सोसाइटी है ना, ये वही बोलती है, अरे यार देखो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचे, कोई कुछ भी सोचे, आपको अपना काम करना है। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट को, एग्जामिनेशन 15 दिन 20 दिन बाद है, वो अपने भाई की बहन की किसी की शादी है, कजिन वगैरह की, उसमें जा रहे हैं, क्यों? उनको बुरा लग जाएगा ना। अरे शादी तो एक ही बार होती है सर, उनको तो बुरा लग जाएगा ना, जाना तो जरूरी है। बॉस, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको हनीमून का पूरा पैकेज जो है वो गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएंगे वो। तो ये इन सब चक्करों में पड़ो, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा, अपने आपको सेल्फिश बनना है।
नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स। देखो मैंने आपको बताया ना 40% इंटरेस्ट रेट, मतलब शर्म भी नहीं आ रही साले को। बोला, और ये बताया नहीं जाता ये लोग कि इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। बोला था कि 1 लाख रुपए हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ हमें 1 साल के बाद 1,02,000 रुपए चाहिए। थोड़ा सा डाउटफुल लगता है ऐसी चीजें, बट अपन भी थोड़े से वो है, मतलब वो शैतान प्रवृत्ति के, कि चलो देखें शैतानी करें इनके साथ, ये हमें छेड़ेंगे हम इनको छेड़ देंगे। और हमने इनको छेड़ दिया और आरबीआई की गाइडलाइन आ गई। Recovery practices. Despite these guidelines, predatory practices and unscrupulous players persist in the digital lending spaces. बहुत सारे लोग यार बाहर बांग्लादेश के नंबर से, ये इंडोनेशिया के नंबर से या पाकिस्तान के नंबर से कॉलिंग्स आती हैं, और वहां पे वो वाले लोग जो है वो ऑपरेट करते ही हैं, बाहर के लोग। और ये सब, ये टेरर फाइनेंसिंग में है, ये सब पैसा जो है वो जाता है, पता है आपको? ये जो आम आदमी को चूना लगाकर जो ये एक्स्ट्रा फ्रॉड के पैसे जो ले रहे हैं ना, इसका उपयोग जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जाता है। क्योंकि ये लीगल पैसा तो है नहीं ना, कहां से शो करोगे आपकी लीगली ये पैसा आया? और इनके बैंक अकाउंट्स भी जो डिटेल्स होती है वो हर बार चेंज होती रहती है, अलग अलग क्यूआर ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आजकल वो फ्रॉड फर्जी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, ये गेम्स वाली, इस पर भी अभी है मेरा, इस पर भी ऑपरेशन चल रहा है अभी। उस पर भी जल्दी आपको न्यूज है वो देखने को मिलेगी, देखना जल्दी। मतलब मैं बता रहा हूँ हार्डली 1-1.5 महीने के अंदर आपको ये वाली गेम्स वाली एप्लीकेशन पर भी बंदिशों वाली न्यूज नजर आएगी, देखना। चल रही है आजकल एविएटर गेम, आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाया जाएगा कि शाहरुख खान बोल रहा है कि मैंने ये गेम खेला, सचिन तेंदुलकर बोल रहा है, राइट, कपिल देव जी बोल रहे हैं। इस पर भी मैंने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी थी। अभी इस पर काम करना जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि ऐसी एप्लीकेशन को खत्म करना। चलो, गेमिंग वाली। नेक्स्ट, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये इंश्योर किया जाएगा कि लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो पैसा दे रहा है, और डिजिटल लैंडिंग अथॉरिटीज जो है, ये अधीर करें स्पेसिफिक रूल्स को, इंक्लूडिंग ये इंटरेस्ट रेट क्या देने वाले हैं वो क्लियरली ओपन बताएं, ओपन रखें। इन लोग यही तो फ्रॉड करते हैं, ये इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे वो क्लियरली लिख देते हैं, बट एक्चुअल में वो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो वो सब चीजें, बट क्या होता है, आम आदमी लड़ता नहीं है, और लड़ेगा नहीं तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैक्ट लिख लो, तो रेपो रेट 6.50% रखना है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट 6.25% रखा है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% रखा गया है। तो ये रेट्स लिख लेना, ये रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें है क्या, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये सब चीजें है क्या, इसके बारे में पढ़ो और लिखकर बताओ कि रेपो रेट क्या है, एसडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी से पता लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के अंदर इनका टारगेट है कि भाई इन्फ्लेशन को जो है, यानी कि मुद्रास्फीति को जो है वो कंट्रोल करके रखना है। एमपीसी का यही टारगेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। क्या है भैया हमारा टारगेट इन्फ्लेशन को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये भी क्वेश्चन फटाक से वीडियो पॉज करो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को लेकर हमारे टारगेट्स क्या है? प्लस माइनस कितना? 4 प्लस माइनस 2। चलिए अब देखो, इकोनॉमिक कंडीशन का असेसमेंट किया गया, तो पूरे दुनिया भर की कंडीशन की अगर हम बात करें तो अनइवन ग्रोथ हम लोग को देखने को रही, कहीं पर ग्रोथ हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, राइट। हालांकि कुछ जगहों पर हम लोग को देखने को मिला कि मुद्रास्फीति जो है वो कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग को जो है वो स्लो डाउन देखने को मिला, राइट। तो ये सब चीजें आ रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। की चैलेंजेस के अंदर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, डेमोग्राफिक शिफ्ट है, पॉपुलेशन जो है वो लोगों की शिफ्ट हो रही है। जैसे कि एक कंट्री के अंदर बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, यंग पॉपुलेशन कम है, कुछ कंट्री में यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जैसे यूक्रेन का इशू ही देख लो आप, मिडिल ईस्ट में इशू देख लो आप, पब्लिक लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, पूरे दुनिया भर की ग्रोथ में जो है अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही है। फिर इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अभी भी, मतलब इसमें पॉजिटिव आउटलुक तो नजर आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी पॉजिटिव जो है वो चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी काफी खराब चल रहा है। धीरे धीरे करके बोल रहे हैं मानसून में प्रोग्रेस हो रही है, अभी तो खर्चा बढ़ने वाला है, अभी महंगाई, त्योहार का सीजन आने वाला है तो पूरी महंगाई होने वाली है अभी और ज्यादा। हायर खारिफ सोइंग जो है वो नजर आई है, रिजर्वायर लेवल जो है वो इंप्रूव हुए हैं, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है हमारे यहाँ पर। ये बेसिकली रूरल गांव क्षेत्रों की डिमांड जो है वो को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। अर्बन स्पेंडिंग भी लगातार बरकरार है, बट क्या हो रहा है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर आज की डेट में जो है फेस किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है।
अब इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी 5.1% जून 2024 में देखने को मिली। ये वाला मत लिखना। ये क्यों हुआ है? क्योंकि खाने के प्राइसेस जो है वो महंगे हो गए हैं। कोर इन्फ्लेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि वो भी ठीक ठाक स्तर पर जो है वो चल रहा है। अच्छा, क्या होता है ये कोर इन्फ्लेशन? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, किसको बोलते हैं हम लोग कोर मुद्रा फीसदी? चलो ये बताओ कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर किस चीज को जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये चीज बताओ। ये सब चीजें जो है आपको समझ में कब आएंगी? जब आप कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे या फिर जब आप बेस्ट तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या होता है कोर इन्फ्लेशन? मतलब कोर इन्फ्लेशन में किस चीज को कैलकुलेट नहीं किया जाता, कौन सी चीज छोड़ दी जाती है, फिर निकाला जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो फ्यूल के प्राइसेस जो है वो डिफ्लेट हुए हैं, कम हम लोग को देखने को मिले हुए हैं। फूड प्राइसेस जो है उस पर इंपैक्ट पड़ा इन्फ्लेशन का बहुत बुरी तरह से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब पता होना चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब क्या है। आरबीआई ने इवन ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो टैक्स पेमेंट की जो है वो बढ़ा दी है यूपीआई के ऊपर। 1 लाख से 5 लाख जो है वो कर लिए। ये एडजस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाई वैल्यू और फ्रीक्वेंट टैक्स पेमेंट जो है वो किया जाए और डिजिटल पेमेंट्स के रीच को जो है वो एक्सपेंड करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट जो है वो कंडक्ट हो। इसके अलावा डेलीगेटेड पेमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है यूपीआई के थ्रू। ये लिख लो, डेलीगेटेड पेमेंट इंट्रोड्यूस किया है। ये अलाउ कर रहा है सेकेंडरी यूजर को कि वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं प्राइमरी यूजर के बैंक अकाउंट से विद स्पेसिफिक पेमेंट लिमिट जो कि सेट करेगा प्राइमरी यूजर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, डेलीगेटेड पेमेंट्स। फिर प्रपोजल जो है वो रखा है कि कंटिन्यू चेक क्लियरिंग जो है वो किया जाएगा ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, ओआरएस जिसको हम लोग बोलते हैं। और चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो तैयार किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि चेक को क्लियर करवाना विद इन आवर्स, राइट। कई बार ऐसा लगता है ना 3-3 दिन लग जाते हैं चेक क्लियर होने में, तो बोलना कि कुछ ही घंटों में चेक तुरंत क्लियर हो। इस पर मेन टारगेट जो है वो रखा गया है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अर्बन डेवलपमेंट एंड टीओडी इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो देखो, जुलाई 2024 यानी कि 23 जुलाई 2024 को सरकार ने जो है वो एक टीओडी प्लान लेकर आई है। और किसके लिए? 14 मेजर सिटीज के लिए। लिख लो आप, टीओडी प्लान यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट किस चीज को बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिट बोलते हैं ना कि ट्रांजिट पे चढ़ा दिया सामान। अब समझ ही गए होंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान 14 मेजर सिटीज के लिए, और ये यूनियन बजट 2024-2025 में अनाउंस किया गया था। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टीओडी प्लान के अलावा गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बोला कि भाई हम अर्बन हाउसिंग इनिशिएटिव पर भी काम करेंगे, यानी कि शहरी क्षेत्र में घर बनाने के ऊपर काम करेंगे। और भी दूसरे मेजर्स लेने की उन्होंने बात करी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, सिटी की अवसंरचनाओं को जो है वो बढ़िया करना और लिविंग कंडीशन जो है वो बेटर करना लोगों की। क्या है ये टीओडी प्रोग्राम? तो देखो, इसके अंदर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान, स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी है। मेन ऑब्जेक्टिव सबको जॉब मिले, घर रहने के लिए मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन के आसपास सर्विसेज मिले। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कि अब देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, बेटर सर्विस मिलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस। और उसके आसपास के क्षेत्र में मतलब कुछ घर वगैरह बनाए जाएंगे रहने के लिए, जैसे कि बस डिपो के आसपास हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, वैसे ही। ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रिएट करना वॉकेबल और बाइक फ्रेंडली एनवायरमेंट, इंटीग्रेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, अर्बन ट्रांसपोर्ट को और लैंड यूज को इफेक्टिव तरीके से, कि भाई हमारे पास पैसा भी आए, अर्बन ट्रांसपोर्ट भी बेटर हो, शहरी क्षेत्र में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो भी बेटर हो, और साथ ही साथ हम जमीन का अच्छी तरीके से उपयोग करें। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो टीओडी क्या है, ये चीज आप समझ चुके हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब ये चीज लिखना, वर्ल्ड बैंक के 3V फ्रेमवर्क टीओडी के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3V फ्रेमवर्क टीओडी के लिए। सो 3V है मतलब 3 वैल्यू फ्रेमवर्क, नोड वैल्यू, प्लेस वैल्यू और मार्केट पोटेंशियल वैल्यू। तो क्या है ये? सबसे पहले नोड। तो इंपॉर्टेंस जो है वो स्टेशन का हम लोग को देखने को मिला है कि इट इज बेस्ड ऑन पैसेंजर ट्रैफिक एंड कनेक्टिविटी। भाई किसी क्षेत्र पे डेवलपमेंट हम तभी करेंगे जब वहां पर देखेंगे कि हाँ यार, वहां पर पैसेंजर्स का ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है, राइट। तो उस ट्रैफिक को देखते हुए डेवलपमेंट करना है, पहली चीज। दूसरा, प्लेस वैल्यू, क्वालिटी जो है वो उस एरिया की, उस स्टेशन के अराउंड, यानी कि आप किसी भी बस स्टेशन पे आप जाओ तो उसके आसपास जो है वो साफ सफाई रहनी चाहिए, आसपास सर्विसेज होनी चाहिए, राइट। हर तरीके की सर्विसेज वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, एटीएम्स होना चाहिए, राइट, रेस्टोरेंट वगैरह होने चाहिए, रहने के लिए प्लेसेस होनी चाहिए, यानी कि जो भी एक मतलब ट्रैवलर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब होनी चाहिए, राइट। तो वो सब चीजें। नेक्स्ट, और मार्केट पोटेंशियल वैल्यू। अब भाई आप इतना डेवलपमेंट करोगे तो वहां पर
रिटर्न भी आपको मिलना चाहिए, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। पता लगा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बट वहां पर यूज ही नहीं हो पा रहा है, वहां पर लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टीओडी मॉडल पर काम करना है या टीओडी प्लान पर काम करना है, राइट? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब बेनिफिट जो है वो उसके क्या होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों को जॉब जो है वो मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ 5 से 10% तक जो है वो बढ़ जाएगी उसी क्षेत्र में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के बाद। फिर इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि ये ट्रांजिट स्टेशन जो है उसके कारण वहां का लोग जो है उनकी मतलब उनको अच्छी सर्विस मिलेगी, राइट? आने जाने का उनके लिए डिस्टेंस जो है वो मतलब टाइम जो है वो कम हो जाएगा, उनको प्रॉपर टाइम पर जो है वो गाड़ियां जो है वो मिलेंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। होता नहीं है कि कहीं पर मेट्रो जो है वो चालू हो गई या फिर कहीं पर ये बस स्टेशन बन गया या हॉस्पिटल बन गया, तो वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अचानक से बढ़ नहीं जाती, वही चीज होगी, रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी लोगों को आप जो है वो शामिल कर रहे हो, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, टीओडी जो है वो रिस्क जो होता है ना कि भाई लोअर इनकम रेसिडेंट को जो है वो आप अलग कर रहे हो, तो उस रिस्क को जो है वो कम कर देगा, क्योंकि वहां पर हर प्रकार के लोगों को जॉब का जो है वो मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी। फिर एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट, यहाँ पर लोग कार का उपयोग जो है वो कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग जो है वो ज्यादा होगा, बहुत कम कार्बन एमिशन होगा, सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी। ठीक है, अब देखो क्यों इस टीओडी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आज की डेट में हम टारगेट कर ही रहे हैं कि भाई बेटर पब्लिक सर्विस हम प्रोवाइड कराएं जिससे कि ज्यादा ट्रैफिक ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज का उपयोग करें। अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो लिविंग है उसको क्वालिटी लिविंग में कन्वर्ट जो है वो करना है, मतलब कि अच्छी लाइफ जो है वो उनको मिल सके, राइट? तो ये सब चीज है। फिर इसके अलावा स्मार्ट ग्रोथ सपोर्ट, इसमें हम लोग को नेशनल सपोर्ट जो है मिल रहा है, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है कि हम जो भी ग्रोथ जो है वो करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करें, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए करें। बट कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपको अगर प्लानिंग करनी है तो म्युनिसिपल और स्टेट अथॉरिटीज के बीच में इश्यूज जो है वो आएंगे पूरी चीजों को इंप्लीमेंट करने में। फिर अर्बन डिजाइन का इशू है, आज की डेट में भी हमारा डिजाइन उतना बेटर होता नहीं है, अब ये फिर से डिजाइन किया जाएगा। अब से देखो अभी तक जो चीज बेटर नहीं होती, अब ये जरूरी नहीं कि आगे आने वाले समय में भी बेटर ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर थोड़ी देर बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ पर रोड जो है वो पूरे में पानी भर जाता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई ड्रेनेज की, है ना, बहुत सारी सिटीज में। तो सेम वैसे ही प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है और उसके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। तो ये अच्छे से अगर हम करेंगे, बेटर डेटा का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। और आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, हमें एक अच्छा इफेक्टिव डेटा जो है वो मिल सकता है और जिस डेटा की मदद से बेटर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, सभी इनकम लेवल्स जो है उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी अभी कंफर्म नहीं हो, तो अब पायलट बेसिस पर कुछ समय तक होगा ये प्रोजेक्ट, तो एक दो जगह पर होगा 14 में से, तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, हाई डेंसिटी डेवलपमेंट, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो खराब कर देगा और पर्टिकुलरली डिजास्टर के सिनेरियो में। तो ये भी एक इशू है, कि हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ेगा हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। अब सरकार ने जो है वो 2.2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो अर्बन हाउसिंग के लिए एलोकेट किए हैं अगले 5 सालों में, सालों के लिए, कि भाई अगले 5 सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपीस के घर जो है वो तैयार करके दे रहे हैं शहरी क्षेत्र में, राइट? फिर इसके अलावा रेंटल हाउसिंग मार्केट, तो मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, कुछ उपाय जो है वो लाए गए हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे रेंटल हाउसिंग मार्केट के अंदर। जैसे कई बार हम लोग को देखने को मिलता है ना कि पहले तो रेंट के लिए चीजें अवेलेबल हो और दूसरा अफोर्डेबल तरीके से मिले और सिक्योरिटी भी रहे टेनेंट्स को भी और मालिक को भी, राइट, मकान मालिक को भी, ओनर को भी। क्योंकि होता यह है कि जो किराएदार और जो मकान मालिक जो होते हैं उनके बीच में हमेशा कई बार अनबन जो है वो हो जाती है, राइट? कई बार कब्जे वाली स्थिति भी हो जाती है, तो ये सब ना हो तो उसके लिए भी सरकार ने कदम जो है वो उठाए। स्ट्रीट फूड हब्स जो है वो डेवलप करना है, राइट? और एक नई स्कीम जो है वो सपोर्ट करेगी जिससे कि 100 वीकली हार्ट और स्ट्रीट फूड हब जो है वो सिलेक्टेड सिटीज में जो है वो लाए जाएंगे। ठीक है, फिर एक विजन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 भी हम लोग को देखने को मिल रही है पुरानी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जो है वो प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंस से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोकस डेवलपमेंट पर काम करना है। ठीक है, बस ये फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। नेक्स्ट टॉपिक, बैड बैंक्स। अब बैड बैंक्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, जिन बैंक्स के ऊपर अति में एनपीए हो जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिकॉर्ड्स जिन बैंक्स में ज्यादा होते हैं, तो वो बैड बैंक्स होते हैं।
तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है, जिससे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो हम मैनेज कर सकें। आज की डेट पे हो रहा है ना कि भाई आर्थिक संकट हमारे ऊपर है बहुत ज्यादा, और इसमें सबसे बड़ा आर्थिक संकट यही है कि भाई हमारी कंट्री में से लोगों ने लोन लिया, लोन लेकर जो है फरार हो गए, राइट, दूसरी कंट्री जो है वो सेटल हो गए। तो अब इससे प्रॉब्लम आई बैंक को। बैंक में पैसा किसका रखा है? आम जनता का। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई आम जनता भी, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेस पड़ा, है ना। जो मार्केट जो है वो मार्केट में जो पैसा रोटेट होना चाहिए था, वो पैसा एक व्यक्ति फ्रॉड के जरिए जो है वो करके अपने पास जो है वो ले गया, तो मार्केट में पैसा जो है वो कम हो गया। और वही सेम रूल डिमांड और सप्लाई का लगा लो, जब ऐसा ऐसा भी होता है तो भी महंगाई जो है बढ़ती है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है। तो ये सब भी बहुत सारे इसके इसके इंटर रिलेटेड कारण है जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। तो अब देखो, यहाँ पर बैड बैंक जो है वो स्टैब्लिश किए गए टैकल करने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, राइट। मैंने आपको बताया ना, बैड बैंक मतलब जिसके पास अति में एनपीए है। क्यों है इसके पास अति में एनपीए? क्योंकि ये हेल्प कर रहा है दूसरी बैंक्स को एनपीए खरीदने में। अब ये पूरी चीज क्या है, कैसी है, तो उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। इसके अंदर इसमें भी यहाँ पर हम लोग को देखने को प्रपोज रखा गया ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे, यानी कि पिछला टॉपिक और ये वाला टॉपिक इंटीग्रेट किया हुआ इन लोगों ने। बट आपको तो सिर्फ अभी इस पर फोकस करना है कि इस पर बैड बैंक के ऊपर फोकस करना है बस, क्योंकि ये टीओपी टीओडी वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी पहले लास्ट ही टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, एनएआरसीएल, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड। और इसमें ब्रैकेट में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड लिखेंगे आप। और फिर टीओडी प्लान तो आप समझ ही चुके हो ये क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को फाइनेंशियल सेक्टर में और अर्बन प्लानिंग में जो है वो सुधार लेकर आना है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार की हम बात करेंगे कि अर्बन प्लानिंग के सुधार की बात पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी है टीओडी प्लान्स में। अब सुनो, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल, इसको बेसिकली ये गवर्नमेंट बैड बैंक है, यानी कि यही बैड बैंक है। एनएआरसीएल जो है ना, यही बैड बैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है 2 ट्रिलियन वर्थ के स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि ऐसी संपत्ति या ऐसे अकाउंट्स जो एनपीए हो चुके हैं, जो कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के हैं, वो ये खरीद लेगी, यानी कि अपने कंट्रोल में कर लेगी 2025-2026 तक। और अभी तक इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम बात करें, तो उससे पहले इसने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑलरेडी अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये है क्या, पूरी चीजें समझो। एक कोई बैंक है, उस बैंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 करोड़ रुपए लिए उस बैंक से लोन, अब वो लोन 1 करोड़ रुपए चुका नहीं रहा है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है, मान लेता हूं मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो चुका नहीं रहा है, उसका अकाउंट हो गया एनपीए। अब क्या होगा, ये एनएआरसीएल जो होगी, ये उस फलाना बैंक से जो है, एक्स बैंक से जो है वो कॉन्टेक्ट करेगी, बोलेगी भैया क्या हो गया, तो बोलते यार ये 1.5 करोड़ का हमारा यार नुकसान पड़ा हुआ है। तो ये बैंक बोलेगी काम करो, लो हमसे 1 करोड़ रुपए और ये अकाउंट हमें ट्रांसफर कर दो। अब मतलब अब वसूली का काम कौन करेगी? एनएआरसीएल। तो एनएआरसीएल ने क्या किया, उस बैंक का अकाउंट 1 करोड़ से क्लियर कर दिया। जहां उस बैंक को 1.5 करोड़ मिलना था, इसने बोला कि लो भाई 1 करोड़ पकड़ो, लाओ दो इधर। अब जब ये वसूली करे तो ये 1 करोड़ के ऊपर जितना भी वसूल ले, ये इसका, ये चीज है। जिससे कि हमारी जो एक्चुअल जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक्स, तो ये सब जो बैंक्स हम लोग को देखने को मिलती है, ये फ्रीली ऑपरेट कर सके बिना किसी टेंशन के, और टेंशन लेने का काम जो है वो एनएआरसीएल जो है वो करे। बात समझ में आई? बहुत इजी सिंपल तरीके से। तो एज ऑफ जुलाई 2024 एनएआरसीएल ने 18 अकाउंट से भी ज्यादा को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिनका आउटस्टैंडिंग लोन जो था वो टोटल 62,000 करोड़ था। और इन्होंने अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन प्लान 2 अकाउंट्स के लिए, जिनकी वैल्यू लगभग 33,000 करोड़ थी। देखो काम कर रही है ना, ये वसूली वाले हैं, मतलब कुल मिलाकर सरकार ने बोला वसूली वाले को अलग करो, मेन बैंक को अपना काम जो है वो करने दो। तो एनएआरसीएल उपयोग करती है स्विस चैलेंज मेथड का, जिसके थ्रू ये एसेट की सेल्स को जो है वो हैंडल कर सके। ये प्रोसेस के अंदर हम लोग को काउंटर बिड्स देखने को मिलती है, जो लगाई जाती है इनिशियल ऑफर के बाद। और फिर ओरिजिनल बिडर जो होता है, उसके पास अधिकार होता है कि वो रिफ्यूज जो है वो कर सकता है अगर उसको ऑफर पसंद नहीं आ रहा था। यानी कि बैंक वाले जो है वो मना कर सकते हैं कि नहीं भाई इतने में काम नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1.5 करोड़ का है अकाउंट, अब आप 1 करोड़ में बेचने की बात जो है वो कर रहे हो, तो 1 करोड़ तक बोली लगी है तो वो मना कर सकता है, बोलता है कि नहीं भाई मुझे 1 करोड़ 10 लाख चाहिए, 20 लाख जो भी, तो वो काउंटर ऑफर कर सकते हैं। तो स्विस चैलेंज जो है ये कंप्लीट किया गया था 591 करोड़ के अकाउंट के लिए।
और इसको इनिशिएट किया गया 6 अकाउंट्स के लिए जिनकी वैल्यू 30,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करती है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो देखो ड्यूअल स्ट्रक्चर इशू भी हम लोग को देखने को मिलता है। आपने सेपरेट कर दिया एनएआरसीएल को और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईडीआरसीएल, और इसके कारण हम लोग को देखने को, आप देखो आईडीआरसीएल का भी काम यही है, जो भी कर्जा वगैरह होता है उसको रिजॉल्व करने का ये काम करती है, राइट। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों को अगर आपने अलग कर दिया, दो पावर हाउस बना दिए, तो क्लैशेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि हो जाते हैं कई बार। फिर डिफरेंस हम लोग को प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन में देखने को मिलता है एनएआरसीएल और बैंक के बीच में, राइट। तो जिसके कारण ट्रांजैक्शन नहीं होता। बैंक डिमांड कर रही है कि भाई नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, एनएआरसीएल बोल रही है कि नहीं हम इतना ही दे पाएंगे। फिर हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि रिकवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है कई बार। फिर आप अगर कंबाइन कर दोगे, सोल्यूशन ये कंबाइन कर दो आप एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल, तो मिलकर ये काम कर सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और आप परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव पर काम करो, उसको इंप्लीमेंट करो कि भाई जैसा परफॉर्म करोगे वैसा आपको वो मिलेगा। जो होता नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज वगैरह के अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो बोनस दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो लेकर आओ, राइट। सेकेंडरी मार्केट पर जो है वो काम करो स्ट्रेस एसेट के लिए, राइट, जिससे कि लिक्विडिटी इंप्रूव हो सके, प्राइस डिस्कवरी हो सके, रिकवरी हो सके। बस यही है। एनएआरसीएल का एक्विजिशन स्ट्रेटेजी में ये हम लोग को देखने को मिलता है, टोटल टोटल वैल्यू का 15% कैश में जो है वो देते हैं, और रिमेनिंग 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देते हैं। तो ये वाला फैक्ट लिख सकते हो आप। एनएआरसीएल जो भी बैंक के साथ डील करती है 15% कैश में देगी और 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दे देगी। और स्टेट ओन्ड बैंक जो होते हैं उनके पास 51% स्टेक जो होता है वो एनएआरसीएल का होता है, बाकी प्राइवेट बैंक के पास रिमेनिंग स्टेक हम लोग को देखने को मिलता है। अब टीओडी क्या है, तो ये अपन लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, 14 सिटीज, राइट। अच्छा ये फैक्ट भी एक आ गया, 14 सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, ये वहां पर आप मेंशन कर देना। याद है ना, नोड वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट पोटेंशियल वैल्यू, तीनों चीज हमने कवर करी है। इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो भी हमने जो है डिस्कस कर लिए थे पूरे के पूरे। सेम है, पूरी चीज रिपीट जो है वो यहाँ पर होगी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, और जीएसटी को लेकर डिबेट था। तो रिसेंट हम लोग को प्रोटेस्ट देखने को मिला और पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखने को मिले, यानी कि हम लोग को संसद के अंदर काफी बहसें देखने को मिली, जिसमें ये कहा गया कि 18% से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज जो किया जा रहा है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर इंडिया में, और ये टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब इस टैक्स के कारण इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अब नॉर्मल सी चीज है यार। आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हो, उस पर आप 18% अगर टैक्स दे रहे हो, तो अपने एक्स्ट्रा 180 रुपए तो उसमें दे ही रहे हो। 1000 में 100 रुपए की चीज में 18 रुपए तो आप दे ही रहे हो एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट तो बढ़ गई ना। अब इंश्योरेंस है आज की डेट में, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई सबको अपना नहीं तो अपने पेरेंट्स का तो जरूर करवा ही लेना चाहिए इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस स्पेशली। क्योंकि मैं हमेशा जब भी इंश्योरेंस का टॉपिक आता है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसा जो है बचा लें। अगर आपके पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर करवा लें। ज्यादा नहीं है, 14-15 हजार रुपए में जो है वो हो जाएगा, बहुत अच्छा इंश्योरेंस हो जाएगा। और जितनी जल्दी कराओगे उतना बेटर, नहीं तो लेट पे कराओगे ना तो और पैसे जो है वो ज्यादा लगते हैं। जैसे कि मैं अपनी मम्मी का प्रीमियम 17,000 रुपए भरता हूँ, आदित्य बिरला का, और मेरे फादर का प्रीमियम जो है वो मेरे ख्याल से 24 या 22 हजार रुपए कुछ आता है साल का। बट क्या होता है कि इसमें आप टेंशन फ्री जो है वो हो जाते हो। अब मेरे फादर और मदर का अलग इसलिए क्योंकि पापा को जो है वो मतलब कार्डियोवास्कुलर इशू है, तो इसलिए उनका जो है वो एक साथ नहीं हुआ। बट आपके दोनों पेरेंट्स को टचवुड अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, तो तुरंत उनका जो है मेडिकल इंश्योरेंस करा लो और उसका हर साल प्रीमियम भरो। ये मत सोचना कि अरे यार फालतू 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए वेस्ट जा रहा है। भाई देखो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बोल के नहीं आती है, और आज का समय जो है वैसे ही बहुत पॉल्यूशन और न जाने क्या क्या मिलावटें और ये सब इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि एक बार मैं बड़ा परेशान हुआ 2019 में, उसके बाद से हालांकि हमारा इंश्योरेंस था पहले, बट एजेंट ने लफड़ा कर दिया। बट आप लोग तो अब समझदार हो, राइट। आप लोग जो है वो तुरंत कुछ मत करो, सिंपल सी, मैं किसी कंपनी को वैसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी बाजार को कॉल करो, उनसे प्रीमियम्स जो है वो पूछ लो कितना लगना है, क्या लगना है, और वो ईएमआई वगैरह भी कुछ करवा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। अगर एक बार में पे नहीं कर पा रहे हो तो ईएमआई में पे करो, बट एटलीस्ट एक गिफ्ट दो अपने पेरेंट्स को, और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई कल को कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू आता है तो यू आर इंडिविजुअली केपेबल इनफ कि आप हॉस्पिटल के 5 लाख रुपए तक का खर्चा या 3 लाख है जो जितना भी आप करा रहे हो उतना खर्चा आप मेंटेन कर सकते हो। तो आपको इन सब चीजों में क्या सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर यही चीज है, इस पर बहस जो है वो चल रही है कि भाई इंश्योरेंस की कॉस्ट को कम करो, क्योंकि हमें ज्यादा से लोगों को प्रमोट करना है कि भाई लोग इंश्योरेंस जो है अपना करवाएं।
सो आज की डेट में देखो मेडिकल का खर्चा बहुत ज्यादा है बॉस, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपको इंश्योरेंस का वो दिया सजेशन, और मैं हर बार देता हूँ कि बिल्कुल करो, ये कोई चीज करो ना करो, इसको जरूर करो। राइट, अपन भाई मूवी देखने जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, इतने पैसे खर्च कर देते हैं, उसकी जगह सही चीज में लगाओ ना यार पैसे। अब इसमें ये मत सोचना कि अरे यार एक साल में कुछ नहीं हुआ तो हमारे पैसे डूबे, पैसे डूब नहीं गए, वो आप सेटिस्फाइड रहते हो कि भाई कल को कुछ होता है तो आपके पास ये है इशू। जैसे कि मेरी मदर की तबीयत खराब हुई थी, तुरंत अपोलो में उनको एडमिट किया गया, कोई पैसों को लेकर टेंशन थी नहीं, क्योंकि हमें पता था, और बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट। अब ऐसा रहता तो आप भी थोड़ा सा संतुष्ट रहते हो कि हाँ यार, मेरे जो परिजन है, घर वाले, उनको बहुत बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है अगर मेरे पास सिक्योरिटी है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस की सिक्योरिटी तो जरूर लेके रखो भाई। अब देखो, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है यार, जिसके पास इंश्योरेंस वगैरह नहीं है ना, तो उसकी बैंड बच जाती है हॉस्पिटल्स में। मतलब इतना महंगा जो है हर एक चीज, दवाई ववाई ये वो, और इंश्योरेंस के अंदर सब कवर्ड रहता है। आपको बस जाकर हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि जब भी इंश्योरेंस जो है वो लोग ये इंश्योर कर लेना कि आपका जो इंश्योरेंस हो वो प्रीपेड वाला हो। राइट, मतलब कैशलेस, जिसको अपन बोलते हैं कैशलेस, सॉरी, कैशलेस, कि हॉस्पिटल में जाकर आपको पैसा देना ना पड़े, बस आप वहां पर अपना कार्ड दिखाओ और आपका इलाज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए। दवाई ववाई भी देते हैं, डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक की दवाई प्रॉपर दी जाती है, 15 दिन 30 दिन जो भी, तो सही रहता है ये। तो यही है कि भाई जीएसटी का प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रेशर को जो है वो कम करो। अब जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 में, तो टैक्स रेट जो होता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, वो सेट किए गए थे 18%। ये फैक्ट देखो, याद याद रखो, लिख लेना। ये रेट फिर बाद में, जो पहले सर्विस टैक्स जो था 15% का, उसको हटाकर ये जीएसटी 18% लगा दिया गया। इसके अंदर बेसिक सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये सब भी इंक्लूड किया गया। और जीएसटी जो है उसने बढ़ा दिए प्रीमियम अमाउंट, इंश्योरेंस जो है उसको लेस अफोर्डेबल कर दिया। राइट, कि अब इंश्योरेंस महंगा हो गया है, और ये प्रीमियम्स जो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, किसके कारण? हाई मेडिकल इन्फ्लेशन के कारण। भाई जैसे जैसे मेडिकल मेडिकल फील्ड में महंगाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी भी अपने प्रीमियम के रेट जो है बढ़ा देगी, और ये 14% हो गया है, राइट, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, इसलिए तो अभी प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं। बट ठीक है यार, कुछ भी हो, अब मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, इतनी कमाई करो, इतनी तरक्की करो कि महंगाई का असर आप लोग पे पड़ना नहीं चाहिए। बस ये मेरा मोटिवेशन एक ही रहेगा आप लोगों के लिए कि साला कुछ भी हो, इतना कमा लेना है कि महंगाई की तरफ देखना ही नहीं है। ऐसा रखो बस अपने आप को, ऐसा एटीट्यूड बना के चलो। और ये जो जरूरी चीज होती है उसको तो करना ही है भाई, मेरी मानो तो कर जरूर लेना ही है। जिससे नहीं करवाया, जिससे करा लिया, तो हेड्स ऑफ, सैल्यूट, वेरी गुड, सही डिसीजन ले रहे हो। नेक्स्ट, पब्लिक और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या है? सो अपोजिशन लीडर, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर है, और काफी सारी पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने बोला कि हटाओ भाई इंश्योरेंस से, जीएसटी को, इंश्योरेंस प्रीमियम से, ये हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन्होंने आर्ग्यू किया कि टैक्स जो है का बर्डन जो है पॉलिसी होल्डर के ऊपर बढ़ रहा है यार, अननेसेसरली। भाई पॉलिसी जरूरी भी है, और आप फालतू में टैक्स जो है वो उनसे क्यों चार्ज कर रहे हो? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने चिंता जो है व्यक्त करी कि जीएसटी जो इंश्योरेंस के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण लाइफ में अनसर्टेनिटीज आ रही है। बहुत सही चीज इन्होंने बोली, जीवन की अनिश्चितताओं में से एक है, सोचिए आप, अनसर्टेनिटीज। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो सोचता है कि यार चलो खरीद लेते हैं, बट वो अगर देखता है कि अरे यार इसमें इतने रुपए ज्यादा है, तो वो अवॉइड करने लगता है, 1000 2000 में अवॉइड कर लेता है। तो अब सोचो ना आप, जैसे 15,000 की पॉलिसी जो है वो ले रखी है, उस 15,000 का 18% जो है वो देख लो, अननेसेसरली अपन जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो किसको दे रहे हैं? सरकार के पास जो है वो जा रहा है। राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो अगर ये हट जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कितना बेनिफिट मिलेगा? या कम कर दो, इतना ज्यादा तो मत करो। अरे इवन एजुकेशन में 18% है यार, आप कहाँ लगे हो? एजुकेशन में 18% है। तो अब सोचो, आप जो मेन बेसिक चीजें हैं उसमें इतने इतना ज्यादा ज्यादा टैक्सेस हो। रेस्टोरेंट के अंदर, सर्विस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है ना जीएसटी 5% है ना, मेरे ख्याल से 2.5% के वो आते हैं। रेस्टोरेंट के बिल देखा होगा तो आपको पता लगा होगा। सोचो आपकी लोग जो बाहर 5 स्टार में बैठकर खा रहे हैं, 5% जीएसटी जो है वो दे रहे हैं, और जिसको पढ़ाई करनी है और जिसको मेडिकल में अपना इलाज करवाना है, तो वो 18% जो है वो दे रहे हैं, सोचिए आप। तो जीएसटी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल उसमें करने, जैसे कि सर्विस टैक्स, ये सभी सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। राइट, फिर जहां से भी सरकार, मतलब सरकार के रेवेन्यू में ये हेल्प करता है, क्योंकि टैक्स है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 21,256 करोड़ रुपए जो है वो रहा है। ठीक है।
टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग जिस पर जीएसटी जो है वो लगता है, ये एलिजिबल होते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए। आईटी एक्ट 1961 के एटीडी एटीसी फॉर्म के तहत जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ये सेक्शन अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि वो अपना 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन जो है वो करवा सकते हैं। एडिशनल डिडक्शन जो है वो मेडिकल राइडर्स को भी जो है वो मिल जाता है। अब ये एक इशू भी सामने है कि अगर हम जीएसटी जो है वो रिड्यूस कर देते हैं तो कहीं ये कंज्यूमर के लिए लोअर प्रीमियम्स ना बन जाए, और एज इट रिमेन अनसर्टेन वेदर इंश्योरर्स वुड पास ऑन द बेनिफिट और नॉट। ये बात भी तो है। फॉर एग्जांपल सरकार ने जीएसटी हटा दिया, अब इंश्योरेंस आज की डेट में 15,000 का है, तो जीएसटी हटने के बाद जो टोटल 15,000 से कम हो जाना चाहिए, बट इंश्योरेंस कंपनी वाले नहीं कर रहा है, तो पूरा प्रॉफिट जो होगा किसकी जेब में जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी की जेब में जाएगा। तो भाई उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर पास कर दो ना उनके लिए कि भाई जो प्रीमियम है उसका आप रिड्यूस करके दे। वो सब बात भी है। तो हाई जीएसटी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो है वो पॉलिसी होल्डर की कॉस्ट को बढ़ा देता है। इसके कारण लोग जो है वो ज्यादा इंश्योरेंस है वो ले नहीं पाते, और नहीं लेने के कारण ऑब्वियस ही बात है कि नुकसान तो है ही। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर ने 1,09,000 करोड़ रुपए जो है वो हेल्थ प्रीमियम के तौर पर कलेक्ट किए थे। वही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो 3,77,960 करोड़ जो है वो प्रीमियम्स के तौर पर कलेक्ट किए थे। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली लो है, 4% है 2022-2023 में, और ग्लोबल एवरेज जो चल रहा है वो 7% चल रहा है। ये लिख लेना कि इंश्योरेंस जो लोग करवा रहे हैं वो ग्लोबल एवरेज से भी कम है हमारी कंट्री के अंदर। अब इसके अंदर जीएसटी अगर हटा देते हैं तो इंश्योरेंस जो है वो सस्ता हो जाएगा। और देखो हमारा एक गोल भी है, ये गोल भी लिख लो, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 में तो बहुत सारी चीजें हमें अचीव करनी है, डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे हम लोग, ये हमारा टारगेट है। कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, इन्होंने कोई भी टैक्स जो है वो इंश्योरेंस के ऊपर नहीं लगाया है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जो है उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल बनाया है। और इंडिया के अंदर जीएसटी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब इंडिया के अंदर टैक्स जो है वो पूरे दुनिया भर में इंश्योरेंस पर हम लोग को नजर आ रहा है। फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स ऑफ इंडिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, जीआईसी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि हाई जीएसटी रेट्स जो है वो इंडिविजुअल्स को जो है वो डिटर करते हैं, यानी कि अब ज्यादा हाई जीएसटी रेट होगा तो लोग जो है वो परचेज करेंगे नहीं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू और बजट इंप्लीकेशन क्या है? तो जीएसटी जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का ये कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, जो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इनिशिएटिव, पब्लिक सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। बट आप अगर टैक्स जो है वो रिमूव कर दोगे तो सरकार के पास पैसा आएगा नहीं, और सरकार के पास जो है वो हो जाएगा, बजट डेफिसिट होगा, राइट, जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं। बट यार देखो बात वो नहीं है, आप दूसरी जगह से जो है वो कमाओ ना ज्यादा। आपको अगर इनकम करनी है दूसरी जगह से करो। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जो है वो क्यों आप इतनी इनकम जो है वो करने की सोच रहे हो, राइट? क्योंकि आपको पता है कि ये सेक्टर जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी है, इसमें तो आना ही आना है पैसा, इसीलिए ये बात भी स्ट्रैटेजी हो रही है। अब क्या करें अब, बट मेरा तो वही होगा कि कम कर दो आप, 18% ना सही तो एटलीस्ट 5% कर दो भाई। रेवेन्यू जनरेट करो बट कम करो। तो रिस्क जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए वो यही है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि रेवेन्यू लॉस हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जीएसटी रिमूव करने से सरकार को बिल्कुल भी बेनिफिट, रिमूव मत करो, मैं तो बोलता हूँ कम कर दो बस, ठीक है। अब वो सेम चीज लिखी हुई कि जीएसटी रिड्यूस करोगे तो इंश्योरेंस जो है वो और अफोर्डेबल हो जाएगा, राइट। बर्डन जो है वो दूसरे टैक्स पेयर पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू जो है वो शिफ्ट करेगी। बस यही सब चीज है। तो करना क्या है, तो अभी जीएसटी पॉलिसी को जो है वो एक बार रिवाइज करो इस चीज पर, स्पेशली एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर पर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दो हेल्थ केयर सेक्टर पर, एजुकेशन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसलमेर फोर्ट जो है वो कोलैप्स हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसलमेर में जो किला हम लोग को देखने को मिलता है, ये अपने येलो सैंडस्टोन यानी कि पीले बलुआ पत्थर के लिए जो है वो जाना जाता है, राइट। और और ये गोल्डन टाइप का जो है वो दिखाई देता है। और कोलैप्स जो अभी हुआ है तो वो क्यों हुआ, इसकी दीवार जो है वो काफी वीक हो गई थी क्योंकि वहां पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया गया और बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई थी उसके कारण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल, आप जानते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मेंटेन करने के लिए एएसआई जो है वो काम करती है, हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एक हम लोग को सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, ट्रू स्कैन सिविलाइजेशन, या राइट। इट स्कैन नहीं बोलते हैं इसको, इसको एक्चुअली ट्रू स्कैन बोलते हैं, ई साइलेंट हो जाता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ये लिख लो आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रू ट्रू स्कैन सिविलाइजेशन, 2700 साल पुराना ये सिविलाइजेशन है, ट्रू स्कैन सिविलाइजेशन। ये ट्रू स्कैन
कल्ट मंदिर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है सैसो पिंजुटो में। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि सासो पुंटोजो नेक्रोपोलिस 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 में 2700 साल पुराना ये मंदिर जो है, और ट्रूस्कैन सिविलाइजेशन जो है वो उन्होंने रोमन्स को इन्फ्लुएंस किया था। ट्रूस्कैन सिविलाइजेशन ने रोमन्स को इन्फ्लुएंस किया था और ट्रूस्कैन मंदिर जो है ये बनाए गए थे टुफैकियस ओपस क्वाड्रेटम फाउंडेशंस पर। किस पर? टफैसियस ओपस कार्ड्रेटम नींव पर, फाउंडेशन पर, यानी कि इसके बेस जो है वो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये टिपिकली हम लोग को जो है वो एलिवेटेड पोजीशन पर जो है वो देखने को मिलता है, हल्के से मतलब ऊंचाई वाले एरिया पर जो है वो हम लोग को नजर आते हैं। और ये कहां पर है तो ये चीज बस लिख लो आप। तो ये इटली में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो बस ये लिखोगे इट्रूस्कैन सिविलाइजेशन। यहाँ पर लिखा नहीं है इटली, बट आप लोग लिख लो कि इटली का ये पुराना सिविलाइजेशन है। ये चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है, 90% से ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स में जो चीज आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेंस का, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।